अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा कि जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ए माइटोसिस और टाइप्स ऑफ माइटोसिस का कंसेप्ट हमने क्लियर किया था। आज के लेक्चर के अंदर हमने कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हमने डिस्कस करना है और साथ साथ हमने इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस को भी डिस्कस करना है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो है कंट्रोल ऑफ माइटोसिस। जब हम कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारा आगे कंसेप्ट है कैंसर का, वो भी हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटा कुछ बेसिक डिफरेंस है। माइटोसिस का पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। लेकिन फिर प्लांट्स और एनिमल्स में मेजर डिफरेंस क्या आते हैं वो ज़रा हम आज के लेक्चर में कुछ ब्रीफ सा हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। सो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स के अंदर माइटोसिस कैसे होती है और एनिमल्स के अंदर कैसे होती है। बेटा प्लांट्स के अंदर नो सेंट्रियोल्स, प्लांट्स के अंदर कोई सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते और एनिमल के अंदर हैविंग सेंट्रियोल्स, इनके अंदर बेटा सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। तो पहला कंसेप्ट, पहला डिफरेंस क्या हो गया कि सेंट्रियोल का काम क्या था, ये मशीनरी थी, ठीक है, माइटोटिक ऑपरेटस का हिस्सा थे। माइटोटिक ऑपरेटस जो आगे बन रहा था, ये मिलकर जो है आगे फर्दर क्या कर रहे थे, क्रोमोसोम के इक्वल डिवीजन में इस्तेमाल हो रहे थे। तो यहाँ तो सेंट्रियोल है नहीं, फिर मशीनरी वो कैसे बनेगी, ये भी हमारे जहन में सवाल आता है। तो एनिमल्स के अंदर तो सिंपल सेंट्रियोल होते हैं, तो उससे जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो भी वहाँ से अराइज होंगे। तो सेकंड वन जो डिफरेंस है बेटा वो है नो एस्टर फॉर्मेशन। इनके अंदर कोई एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनते और यहाँ पर एनिमल्स के अंदर बेटा एस्टर फॉर्मेशन, इनके अंदर वो एस्टर फॉर्मेशन होती है बेटा। तो एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, वो छोटे छोटे फाइबर्स थे, वो छोटे छोटे धागे थे जो क्या कर रहे थे, सेंट्रियोल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, अगर एनिमल सेल की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच करवा रहे थे। तो इनके अंदर सेंट्रियोल ना होने की वजह से एस्टर फॉर्मेशन भी नहीं होती। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, इनके पास सेंट्रियोल भी होते हैं और एस्टर फॉर्मेशन भी होते हैं, यानी वो सारी मशीनरी बनेगी। फिर हमारे जहन में कंसेप्ट आता है भी प्लांट्स के अंदर फिर डिवीजन कैसे होगी। बेटा डिफरेंट तरह की जो प्रोटीन है वो तो मौजूद है ना, टिब्यूलिन मौजूद है, एक्टिन मौजूद है। तो वो टिब्यूलिन और एक्टिन की वजह से क्या होगा, सिंपल जो ट्यूब्स हैं, कुछ खास किस्म की हम कह सकते हैं प्रोटीन्स होती हैं, कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, वो वहाँ पर बनेंगी, वही जो है आगे फर्दर क्रोमोसोम के डिवीजन में इस्तेमाल होंगी। बहरहाल सेंट्रियोल उनमें मौजूद नहीं होंगे। तीसरा मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है बेटा कि इनके अंदर जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है, साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट्स एट एंड ऑफ टीलोफेज। प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस टीलोफेज के एंड पे स्टार्ट होता है और जो एनिमल्स हैं इनके अंदर बेटा साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट एट द एंड ऑफ एनाफेज। तो हमने पिछले जो फेजेस पढ़े हुए हैं माइटोसिस के, एनाफेज, टीलोफेज, तो एनिमल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस शुरू हो रहा होता है कब, जब एनाफेज एंड हो रही होती है, ठीक है। एनाफेज के एंड पे साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इनके अंदर जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है एट द एंड ऑफ टीलोफेज, टीलोफेज के एंड पे स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया। नो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, इनके अंदर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन नहीं होती प्लांट्स के अंदर, और एनिमल्स के अंदर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन टेक प्लेस, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन टेक्स प्लेस। कि यहाँ पर जो सेल डिवाइड कर रहा होता है एनिमल सेल, वो ख़ास तौर पे कैसे सेल डिवाइड करेगा, उनके अंदर जो मेम्ब्रेन्स हैं वो इन्वेजिनेट करेगी और वहाँ पर जो है क्लीवेज फरो बनेगी। जबकि यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट नहीं होती, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, सेल प्लेट या फ्रैग्मोप्लास्ट बनती है। क्लियर हो गया। तो फोर्थ वन डिफरेंस मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन का हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ वन जो मेजर डिफरेंस है वो फिर किस चीज़ का होगा बेटा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेल प्लेट फॉर्मेशन, या इसी सेल प्लेट का दूसरा नाम क्या है बेटा, फ्रैग्मोप्लास्ट। कि यहाँ जो सेल डिवाइड करता है ना, वहाँ पर फ्रैग्मोप्लास्ट बनती है। अब ये कंसेप्ट हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पर क्लीवेज फरो बनती है, क्लीवेज फरो। और वही क्लीवेज फरो क्यों बनती है, क्योंकि मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो रही होती है।
तो मेम्ब्रेन के अंदर इन्वेजिनेट होने की वजह से क्लीवेज फरो बनेगी और एनिमल सेल डिवाइड करेगा। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पर सेल प्लेट बनती है यानी फ्रैग्मोप्लास्ट बनती है। अब ये सेल प्लेट या फ्रैग्मोप्लास्ट क्या है, ये हमारे लास्ट लेक्चर में ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं। बेटा ये हमारे पास 5 मेजर डिफरेंस है किसके बेटा, माइटोसिस का प्रोसेस एनिमल और प्लांट में कैसे हो रहा है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, ये प्रोसेस कहाँ इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो हमारे सिलेबस का है वो है बेटा इक्वेशनल डिवीजन है। माइटोसिस क्या है बेटा, एक इक्वेशनल डिवीजन है कि क्रोमोसोम की तादाद जो है डॉटर सेल में बिल्कुल सेम होती है एज इन पेरेंटल सेल। जैसे पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम की तादाद थी 46, ठीक है, तो 46 से आगे फर्दर 46 और 46 क्रोमोसोम बने थे। ये कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया था कि 46 से 46 कैसे बनते हैं। बहरहाल ये इक्वेशनल डिवीजन है। इस इक्वेशनल डिवीजन का इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं जिसमें क्रोमोसोम की तादाद पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। आप रिडक्शन डिवीजन कहते हो मियोसिस 1 को, वहाँ क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो रही है। आगे हम इस लेक्चर पर बहस करेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, एक क्रोमोसोम की तादाद सेम होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ हम लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ जीनोटाइप, कि जीन का जो बैलेंस है, डीएनए जो है वो नेक्स्ट डॉटर सेल में सेम जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे पास करैक्टर हैं ख़ास तौर पे, वो जो खसूसियात हैं वैसी की वैसी आगे जो आप कह सकते हैं डॉटर सेल है उसमें पहुंच जाएंगी। या हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स के पास करैक्टरिस्टिक होती हैं वो करैक्टरिस्टिक आगे डॉटर सेल में या उनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, जो उनकी औलाद होती है उसके पास बिल्कुल वैसी खसूसियात चली जाती हैं, क्योंकि डीएनए वैसा इनहेरिटेड होता है। लेकिन अगर आप अपने बॉडी की बात करें तो जैसे हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, ये बार बार एपिथेलियल सेल के अंदर जब डिवीजन होंगी तो वैसे ही एपिथेलियल सेल बनेंगे, उनके डीएनए में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इस तरह फ़ायदा हो जाता है कि एक सेल की बहुत सारी उसी तरह की कॉपियाँ बन जाती हैं। तो जो हमारे पास क्लोनिंग का प्रोसेस है, क्लोनिंग के अंदर भी यही होता है कि जैसा आप जिस भी जानदार के आप क्लोन बना रहे हो बिल्कुल उसकी ही खसूसियात आगे मुंतकिल होती हैं, ठीक है। तो माइटोसिस का पहला ये जो मेजर फंक्शन है, या हम कह सकते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये श्योर करता है कि डीएनए आगे डॉटर सेल के अंदर बिल्कुल वैसा जाए जैसा कि पेरेंटल सेल के पास था। इस तरह जो करैक्टर हैं, पेरेंटल करैक्टर हैं, वो ऑफ स्प्रिंग में आगे सही तरीके से मुंतकिल हो सकेंगे। उसके बाद थर्ड वन जो इंपॉर्टेंस का पॉइंट है बेटा वो ये है कि रीजनरेशन का मैकेनिज्म ये बेसिकली किसकी बदौलत होता है, माइटोसिस की वजह से होता है। यानी आप जैसे आप देखें कुछ जानवरों के पास क्या होता है, वो अपना कुछ सेगमेंट जो है, कुछ पार्ट जो है वो कट कर लें फिर उसको रीजनरेट कर सकते हैं। हमारे भी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, पूरी बॉडी नहीं, हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो अगर वो कट हो जाएं तो वो दोबारा रिपेयर हो जाते हैं। तो हमारे पास भी रीजनरेशन का मैकेनिज्म बहरहाल होता है। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर रीजनरेशन का जो मैकेनिज्म है वो पूरी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम हायर वर्टिब्रेट की तरफ आते हैं ना, तो ये रीजनरेशन का मैकेनिज्म सिर्फ किसी ऑर्गन तक ही वहाँ पर रह सकता है। अब ये रीजनरेशन का मैकेनिज्म अपने बॉडी सेगमेंट्स को दोबारा बनाना, रीजनरेट करना, ये किस वजह से होता है, ये होता है बेटा माइटोसिस की वजह से। यानी जैसे आपकी स्किन है ये उतर गई है चोट लगने की वजह से, तो वहाँ पर नए सेल जो बनेंगे वो स्किन के ही होंगे। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आगे जो ऑलरेडी पड़े हुए स्किन के सेल्स थे उनके अंदर माइटोसिस स्टार्ट हुई और उन्होंने बिल्कुल वैसे ही स्किन के सेल बना दिए, इसलिए आपकी वो जगह रिपेयर हो गई। तो रीजनरेशन के मैकेनिज्म भी किसकी वजह से होता है, माइटोसिस की वजह से होता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी माइटोसिस का बड़ा अहम रोल होता है। अब ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, ये जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिंपल मैं आपको बताता हूँ, बर्थ के बाद, आफ्टर द बर्थ जो हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं, जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है ना, जैसे जैसे हमारी हाइट में इजाफा हो रहा होता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स के इनलार्ज हो रहे होते हैं, ये सारी हमारी ग्रोथ है। और इसके अलावा जब कोई जानदार बन रहा होता है तो उसकी जो स्टेजेस होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। तो चाहे वो बन रहा है, चाहे वो अपने लाइफ टाइम उसके जो हाइट है उसमें इजाफा हो रहा है या उसके बॉडी ऑर्गन्स लार्ज हो रहे हैं, ये किसकी वजह से बेटा, ये सारे का सारा माइटोसिस की वजह से है। तो इसको हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी माइटोसिस का बड़ा अहम किरदार होता है। इसके अलावा जो हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसके अंदर भी बड़ा अहम रोल होता है किसका बेटा, माइटोसिस का। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है कि जो प्लांट्स हैं इनके जो वेजिटेटिव ऑर्गन है, वो ऑर्गन्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते उनको हम वेजिटेटिव ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि रूट्स हो गई, लीव्स हो गए, स्टेम वगैरह हो गया, ये सारे वेजिटेटिव ऑर्गन है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके नए पौधे बनाना।
यानी कि आप किसी स्टेम को ज़मीन में लगाओ, नया पौधा बन जाए, ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये भी किसके थ्रू होता है? माइटोसिस के थ्रू होता है। क्लियर हो गया बेटा जी। तो उसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास माइटोसिस की सिग्निफिकेंस है वो है डिफरेंट तरह की जो हमारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि क्लोनिंग है, क्लोनिंग हो गया, और इसके अलावा जो हमारे पास टिश्यू कल्चर टेक्निक है, इन सब के अंदर भी टिश्यू कल्चर टेक्निक या क्लोनिंग के अंदर भी किसका इस्तेमाल होता है? माइटोसिस का होता है। क्लोनिंग के अंदर आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाई जाती हैं, टिश्यू कल्चर के अंदर कोई भी टिश्यू लिया जाता है, उससे नया ऑर्गन जो ऑर्गेनिज्म है वो बनाया जाता है। इन सब प्रोसेस के अंदर भी क्या इस्तेमाल होती है? माइटोसिस। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर था। होप सो आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंट्रोल ऑफ माइटोसिस वाला टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।